नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो इंडियन हिस्ट्री पे रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राचीनकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। तो आज की वीडियो प्राचीनकालीन इतिहास के चैप्टर 1 प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से रहने वाली है। तो इसके मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किए दोस्तों, तो चलिए उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं, और जिनको नहीं आता है वो इसे नोट डाउन कर लें। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो प्राचीनतम सिक्कों को कहते हैं आहत सिक्के, जिन्हें हम पंचमार्क के नाम से भी जानते हैं। आहत सिक्के का मतलब होता है दोस्तों ऐसे सिक्के जिनमें केवल चित्र उकेरे गए हों, जिनमें केवल चित्र या चिन्ह उत्कीर्ण किए हो और कोई लेख नहीं लिखा हो। इससे हम ये भी नहीं अनुमान लगा सकते कि यह किस सदी या किस सन पे बनाया गया होगा, ठीक है, और ना हम उसमें किसी राजा महाराजा का नाम देख सकते हैं। तो ऐसे सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। और इनका साहित्यिक नाम होता है दोस्तों कसारपण, शतमान आदि। मतलब साहित्यिक जो स्रोत हैं उनमें इनको कसारपण और शतनाम आदि नामों से भी जाना जाता है। और जो सर्वाधिक प्रचलन में आए दोस्तों आहत सिक्के, यह आए थे मौर्य काल में, ठीक है। मौर्य काल में पण नाम से सर्वाधिक प्रचलन पे आए थे। और इनका जो सर्वाधिक प्राप्त स्थल है दोस्तों वो है अमरावती। याद रखेंगे, आहत सिक्के जो सर्वाधिक मिले हैं वो अमरावती से मिले हैं। अब इससे 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो सिक्कों का अध्ययन होता है दोस्तों उसे हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं, और भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है, ठीक है। और भारतीय जो मुद्रा परिषद है दोस्तों, इसकी स्थापना 1910 में की जाती है इलाहाबाद में, जिसे अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इतने फैक्ट यहाँ से आप याद कर लेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर प्राइमरोज का नाम। जो डॉक्टर प्राइमरोज है दोस्तों, इन्होंने नवपाषाणकालीन खोज की थी भारत में सर्वप्रथम, ठीक है। आपको पता होगा जो इतिहास है दोस्तों प्राचीनकालीन इतिहास, इसे भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आद ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसे कालखंड को कहा जाता है दोस्तों इतिहास का जिसके हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते, ठीक है, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर रखते हैं। और आद ऐतिहासिक काल ऐसे कालखंड को कहा जाता है दोस्तों इतिहास का जिसके लिखित प्रमाण तो मिलते हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, उसके हमें लिपि तो मिली है जो कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। और ऐतिहासिक काल जो आता है दोस्तों इतिहास में, उसे ऐसे कालखंड को कहते हैं जिसके हमें लिखित प्रमाण तो मिलते हैं और उन्हें हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है कि दोस्तों, इतना आपको आ गया होगा। जो ये प्राइमरोज है दोस्तों, इन्होंने नवपाषाणकालीन खोजें की थी सर्वप्रथम भारत में। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? आपको पता होगा ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है वेद व्यास जी को। आपको पता होगा जो वेद होते हैं दोस्तों, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। पहले सर्वप्रथम ये वेद जो होते थे दोस्तों, इन्हें अपौरुषेय कहा जाता था, मतलब इन्हें किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया। पहले ये केवल मुँह से बोले जाते थे, इनका कोई संकलन, लिखित संकलन नहीं था, केवल मुंह से बोले जाते थे और ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे, ठीक है। बाद में वेद व्यास जी ने इन्हें संकलित करके लिख दिया, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो प्रागैतिहासिक जो भारत का प्रागैतिहासिक अध्ययन है दोस्तों, उससे संबंधित एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये पूछी जाती है किसकी कृति है? ये स्टुअर्ट पिंगट की। स्टुअर्ट पिंगट वही इंसान है दोस्तों जिन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानी कहा था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि चीनी भाषा में भारत को क्या कहा जाता है? तो इंतु याद रखेंगे, ठीक है। जो चीनी यात्री थे दोस्तों फाहियान या ह्वेनसांग, इन्होंने अपनी जो यात्रा वृत्तांत है उसमें भारत को इंतु नाम से पुकारा है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? आपको पता होगा हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खालवेल से है दोस्तों, ठीक है। वह कलिंग जहाँ पे अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था, ठीक है।
वही कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो प्राचीन भारत का सुनियोजित इतिहास V.A. स्मिथ ने याद किया। स्मिथ याद रखेंगे, ठीक है, स्मिथ ने किया था। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा मनु थे, ठीक है, मनु का नाम याद रखेंगे। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। जो वायु पुराण है दोस्तों वो हमें गुप्त वंश के बारे में बताता है। ऐसे ही जो विष्णु पुराण है वो हमें मौर्य वंश के बारे में बताता है, और जो मत्स्य पुराण है दोस्तों हमें सातवाहन वंश के बारे में बताता है। इन्हें याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो गुप्त थे दोस्तों इनका जो फ्लैग में जो चिन्ह होता था वो क्या होता था? गरुड़ का होता था ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं, गरुड़ उड़ता है तो वायु पुराण। गुप्त जो वंश है वो वायु पुराण से संबंधित हो गया। और जो सातवाहन वंश है दोस्तों वो मत्स्य पुराण से संबंधित है, क्योंकि आपको पता होगा जो सातवाहन है दोस्तों यह महाराष्ट्र के आसपास इन्होंने शासन किया था, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के आसपास। तो इसके आसपास समुद्र है, ठीक है, समुद्र में क्या रहती है? मछलियाँ रहती है। तो मत्स्य पुराण से आप सातवाहन याद रख सकते हैं, ठीक है। और विष्णु पुराण ऐसे याद हो जाएगा आपको, मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह कल्पसूत्र से हमको प्राप्त होता है। और कल्पसूत्र के लेखक किन्हें कहा जाता है दोस्तों? भद्रबाहु को। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को लिखा था। भद्रबाहु वही मुनि है जो दिगंबर धारा से संबंधित है। आपको पता होगा जैन धर्म 2 धाराओं में विभाजित हो जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो पंथ है दोस्तों इसका जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं भद्रबाहु, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, नंगे रहते हैं, ठीक है। और जो श्वेतांबर लोग रहते थे वो सफ़ेद कपड़े धारण करते थे, जिसका जो नेतृत्व किया था वो स्थूल भद्र ने किया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कल्पसूत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन, नारद स्मृति किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति से, तो याद रखेंगे गुप्त वंश के बारे में ही बताती है नारद स्मृति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14वां, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? आपको पता होगा इसमें स्मृति ग्रंथ कितने हैं? टोटल 6। और इन 6 ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन है दोस्तों वह मनुस्मृति है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों मनुस्मृति को, इसे भी याद रखेंगे। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? आपको पता होगा पुरावशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? जो इब्न बतूता है दोस्तों इसका यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और यह इसकी जो भाषा है रेहला की, यह अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। आपको पता होगा इब्न बतूता एक अफ्रीकी देश है मोरक्को, वहाँ का यात्री था, जो कि 1333 ईस्वी में आया था MBT के शासनकाल में, ठीक है, MBT के दरबार में। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था 1333 ईस्वी में। उस टाइम पे इब्न बतूता भारत आया था और इसने MBT के जो शासनकाल से संबंधित बहुत सी चीज़ें हमें बताई है अपने यात्रा वृत्तांत रेहला में, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18वां, ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसे बाद में जो बख्तियार खिलजी है तो दोस्तों मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नष्ट कर दिया था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, वही नालंदा विश्वविद्यालय। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो CU की। जो ह्वेनसांग भारत में आया था दोस्तों उसने जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा वह CU की में लिखा है, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है CU की किसकी पुस्तक है? तो याद रखेंगे ह्वेनसांग की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पतंजलि के महाभाष्य में किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि ने एक महाभाष्य लिखी थी दोस्तों, उसमें शुंग वंश के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो पतंजलि थे दोस्तों यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे, इसलिए इन्होंने शुंग वंश के बारे में लिखा है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21वां, चीनी यात्री फाहियान ने किसके समय में भारत की यात्रा की थी? तो आपको पता होगा चीनी यात्री जो फाहियान होता है वह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके टाइम पीरियड पे भारत पे आया था, याद रखेंगे फाहियान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22वां, हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि किसने दी थी? यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता था? तो हर्षवर्धन को, ठीक है। हर्षवर्धन का एक नाम शिलादित्य भी था और यह उपाधि इन्हें ह्वेनसांग ने दी थी, ठीक है, याद रखेंगे ह्वेनसांग ने दी थी, क्योंकि इन्हीं के दरबार में ये आए थे ह्वेनसांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
23वां क्वेश्चन, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार भी ह्वेनसांग को कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा जाता है, सब ह्वेनसांग को कहा जाता है। 3 नाम इसके उपनाम हैं दोस्तों। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, शाक्य मुनि कहते हैं और नीति का पंडित भी कहते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? आपको पता होगा ऐरण अभिलेख, वहाँ से भानुगुप्त, जो ऐरण अभिलेख है दोस्तों भानुगुप्त का अभिलेख है, वहीं से हमें सती प्रथा के बारे में पता चलता है। भानुगुप्त का एक सेनापति था दोस्तों गोपराज, जिसकी एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी के सती होने की यहाँ पे बात की गई है ऐरण अभिलेख में, इसलिए सती प्रथा का प्रथम लिखित अभिलेख हमको ऐरण अभिलेख में मिलता है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। तो पांड्य राज्य के बारे में कौन बताता है? मार्को पोलो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैंने इसे शेयर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, क्योंकि मैं इसके 1-2 पार्ट और लाऊंगा जिसमें मैं पूरे इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।